वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी का चैप्टर 8.2। आज इस चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट है, या हम ये कह ले कि आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हमारे चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण की प्रणालियाँ। तो आज हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उसकी पहली टेक्निक बजटरी कंट्रोल के बारे में हमने स्टडी किया था। अगर आपने बजटरी कंट्रोल के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर इसका पहला पार्ट देखकर आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो देखो, हमने ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर देखा था कि 4 टाइप की टेक्निक है। इसके अंदर 4 टेक्निक है, जिसमें से पहली टेक्निक बजटरी कंट्रोल को हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लिया। अब सेकंड लेक्चर के अंदर 3 छोटी छोटी हमारी टेक्निक है इसकी, जो ट्रेडिशनल टेक्निक ही है। सबसे पहली हमारी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। सेकंड हमारी है जिसको हम स्टैटिकल, ये पॉइंट गलत लिखे गए हैं, ये दूसरे नंबर की टेक्निक है हमारी, और ये हमारी तीसरे नंबर की टेक्निक है स्टैटिकल डाटा, और हमारी ये है 4th नंबर की पर्सनल ऑब्जर्वेशन की टेक्निक। तो हम इस लेक्चर के अंदर इन तीनों टेक्निक्स को अच्छी तरह से हम करेंगे। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल जिसका नाम है गेजन सक्सेस पॉइंट कि ये सब्सक्राइब बटन आपके नीचे दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है ये वाली टेक्निक ली है स्टैटिकल, ये मैं भूल गई थी इसलिए बाद में है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टैटिकल डाटा या सांख्यिकीय आंकड़े जिसको कहते हैं। हमारा ये मेथड है। ये कौन से नंबर का मेथड है हमारा? ये 3rd नंबर का मेथड है। तो आर.के. सिंगला की बुक से मैं टीच कर रही हूँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बुक से भी मैच कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो स्टैटिकल डाटा होते हैं इसमें क्या होते हैं, पिछले वर्ष के जो डाटा लेकर उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए पिछले वर्षों के विक्रय आंकड़ों का विश्लेषण करके विक्रय प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भविष्य में विक्रय बढ़ेगा या कम होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 2016, 17, 18 और 19। ठीक है, मान लेते हैं हमारी बिक्री जो हुई थी 10 लाख टन हुई थी, फिर 11 लाख टन, फिर 12 लाख टन, 13 लाख टन। तो 20 में क्या एस्टीमेट लगाओगे? 2020 में अगर ये लगातार हमारी इंक्रीज़ हो रही तो इसका मतलब 20 में भी इंक्रीज़ होने की चांसेस है। कम से कम 1 का डिफरेंस है, इतना तो होगा ही, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। तो इसमें स्टैटिकल डाटा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें प्रीवियस के डाटा को लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमारी प्रोग्रेस कैसी रहेगी। इसके बाद आता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि भविष्य में विक्रय बढ़ेगा या कम होगा। आंकड़ों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि यह आसानी से समझ आ जाए। ये जो डाटा है उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, और प्रेजेंट करने का तरीका कौन सा होना चाहिए? या तो आप चित्र के द्वारा प्रेजेंट करो या फिर ग्राफ के द्वारा। ग्राफ आपको पता ही होगा, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। यहाँ ईयर 2016 में हम ग्राफ बना देते हैं, इतना हुआ। 2017 में इससे ज़्यादा बिक्री हुई है, 2018 में इससे ज़्यादा बिक्री हुई है, तो 20 में हमने एस्टीमेट लगाया है, ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा ग्राफ। तो इस तरह से आप या तो चित्र के द्वारा या फिर ग्राफ के द्वारा इनको प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर प्रेजेंट करोगे तो आंकड़े क्या होंगे, ज़्यादा स्पष्ट भी होंगे और प्रभावी भी होंगे, और इजीली आप बहुत जल्दी निष्कर्ष भी निकाल लोगे। तो ये हमारा था स्टैटिकल डाटा मेथड। इसके बाद ये कह रखा है कि यह कहकर कि इन आंकड़ों का संबंध केवल गत वर्षों से है और भविष्य को इनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो इनके महत्व को हम कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि भावी क्रियाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। ये जो आंकड़े हैं भावी यानी कि भविष्य की क्रियाओं के बारे में हमें हेल्प करते हैं,
और इन्हें भविष्य के बारे में एक चेतावनी के रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमने अभी बताया कि अगर डाटा कम हो रहे हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी तक कम हो रहे हैं तो फ्यूचर में भी कम होने के चांसेस है, तो हम उससे अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको कम करके नहीं आंकना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा, ये आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगला मेथड जो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड है। तो इसको, ये क्या होता है, इसमें देखा जाता है, इसके नाम से पता चल रहा है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी कि व्यक्ति जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ पर जाकर उसको पर्सनली ऑब्जर्व किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो नियंत्रण की कोई पद्धति ऐसी नहीं है जिसको वे व्यक्तिगत अवलोकन या देखरेख के अभाव में सफलतापूर्वक किया जा सके। यह देखने के लिए कि क्या कर्मचारी अपने कार्य को पूरी लगन उत्साह से कर रहे हैं, उनके व्यवहार की पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। और यह जानकारी केवल व्यक्तिगत अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनको जब जाकर देखोगे, तभी काम करते वक्त कर्मचारियों को देखोगे, तभी आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि कर्मचारी पूरी लगन मेहनत से और सही काम कर रही है। बजट, रिपोर्ट, चार्ट, आंतरिक अंकेक्षण आदि व्यक्तियों के व्यवहार की जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ये जो हमने ये 4 मेथड पढ़े, बजट, रिपोर्ट, चार्ट और आंतरिक जो ऑडिटिंग होती है, इंटरनल ऑडिटिंग, क्या इनसे ये आपको ये पता चल जाएगा कि कर्मचारी सही काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार ठीक है? नहीं पता चलेगा। तो इन रिपोर्ट से तो हमें डाटा का पता चल जाएगा, कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका पता लगाने के लिए तो कर्मचारी प्रबंधक को क्या करना चाहिए? समय समय पर स्वयं को कार्यस्थल पर जाकर कर्मचारियों को काम करते हुए देखना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा? कर्मचारियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह प्रबंधक के अचानक ही भ्रमण करने, यानी कि प्रबंधक अचानक ही आ जाता है, तो इसके डर से क्या करेंगे? वो अपना काम पूरी लगन और मेहनत के साथ भी करेंगे। इसी संदर्भ में एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि बिल्ली गई और चूहे खेलने लगे। ये इस कहावत के बेस पे, यानी कि जिस प्रकार बिल्ली के जाते ही चूहे शैतानियाँ करने लग जाते हैं, ठीक उसी तरह से प्रबंधक के डर के अभाव में अगर प्रबंधक वहाँ ना जाए तो सोचो क्या कोई कर्मचारी काम कर लेगा? नहीं, कर्मचारी भी कामचोर हो जाते हैं। अतः इसका यही निचोड़ निकलता है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले व्यक्तिगत अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए। इस कारण से जो व्यक्तिगत अवलोकन है या पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये भी आपकी कंट्रोलिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। इसके बाद हमारी आती है सेकंड नंबर की जो टेक्निक है, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टेक्निक कहूँगी, कई बार ये 4 नंबर में आ जाती है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको करना है। सम विच्छेद बिंदु उत्पादन एवं विक्रय के अंतर को दर्शाता है। ये जो बिंदु होता है, ये हमने सम विच्छेद बिंदु लिया है, ये किसको दर्शाता है? उत्पादन और विक्रय के स्तर को, यानी कि 10 इकाई उत्पन्न हुआ है तो 10 इकाई ही विक्रय हो गया है। जिस स्तर पर व्यवसाय में लाभ तो होता है, व्यवसाय में यहाँ कहेंगे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो ऐसा बिंदु जहाँ पर न लाभ हो और न हानि हो तो उस बिंदु को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु। अर्थात ये कह सकते हो कि वस्तुओं की लागत और उनका कुल विक्रय मूल्य दोनों जहाँ पर बराबर होते हैं वहाँ पर ये बिंदु आता है, जिसका नाम है सम विच्छेद या ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की लागत, लाभ और विक्रय मूल्य के बीच में संबंध को स्थापित करता है। सम विच्छेद बिंदु को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना। देखो, हमने लिया है, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हर एक फर्म में फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5000 है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब प्रोडक्शन होता है तो ये होती है, जब प्रोडक्शन बंद होता है तो ये कॉस्ट नहीं होती। ये कॉस्ट कितनी है आपकी? 5 पर। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5000, और जो वेरिएबल कॉस्ट है 5 पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस कितना है? 1 यूनिट का 10 रुपये। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस माइनस में
आपकी परिवर्तनशील लागतें। अब इसको ध्यान से करो, देखो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 5000 हमने लिख दी, सेलिंग प्राइस 10 है 10 लिख दी, और ये आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 5, तो कितनी यूनिट आ गई आपकी 1000 इकाइयाँ आ गई है। 1000 इकाइयाँ क्या है, ब्रेक इवन प्रोडक्शन है आपका। या हम ये कह सकते हैं कि 1000 इकाइयों तक अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो यहाँ पर ना आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा। अब देखो इसको हम और एग्जांपल लेकर समझते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता है या नहीं होता है। 1000 इकाइयाँ हैं, हम अपने उत्तर की पड़ताल करते हैं। 1000 इकाइयों की कुल लागत कितनी होगी, देखो स्थायी लागत तो आपकी 5000 ही होगी, फिक्स कॉस्ट तो चाहे आप 1 इकाई उत्पन्न करें चाहे आप 1000 इकाई उत्पन्न करें, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है। इसके बाद 1000 इकाई है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, पर यूनिट कितनी है 5 है, तो 5000 ये होगी, तो 5000 प्लस 5000 आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कुल लागत 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट होगी 10000। 1000 विक्रय मूल्य कितना है आपका, अभी आपने पढ़ा था ना यहाँ पे 10 लिखा था, तो 1000 का विक्रय मूल्य आपका 10 है, तो 10 से 1000 को मल्टीप्लाई करोगे, टोटल रिवेन्यू कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 10,000 रुपये। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करते हो, रिवेन्यू या कुल विक्रय मूल्य माइनस में लागत। विक्रय मूल्य आपका कितना आया है, विक्रय मूल्य आया आपका 10,000, तो 10,000 लिख देंगे। कॉस्ट कितनी आई आपके 10,000, तो हमने 10,000 लिख दिया, तो आपका क्या आ गया 0। यानी कि जहाँ पर न प्रॉफिट और न लॉस होता हो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अब देखो हम एक इसका और एग्जाम्पल लेते हैं घटा बढ़ाकर। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1000 इकाइयों का उत्पादन और विक्रय करने पर तो न तो लाभ होता और न ही कंपनी को हानि होती। इस बिंदु से अधिक उत्पादन और विक्रय करती है, तो अभी हमने 1000 इकाइयों का एग्जाम्पल लिया, अब हम इकाइयाँ बढ़ाकर देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर अधिक इकाइयों को उत्पादन और विक्रय करती है तो लाभ होंगे, इससे कम उत्पादन और विक्रय करेगी तो फर्म को क्या होगा, नुकसान होगा। समविच्छेद बिंदु से अधिक या कम उत्पादन और विक्रय होने से लाभ या हानि दोनों ही एग्जाम्पल हम करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं कंपनी 12,000 इकाइयों का उत्पादन और विक्रय करती है, तो लाभ कैसे होगा। 12,000 इकाइयों की 5,000 रुपये क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और 12,000 इकाइयों की वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 12,000 इंटू में 10, पर इकाई कितना है, सेलिंग प्राइस 10, तो आपके टोटल कितने आ जाएंगे, ये आपके आ जाएगी 12,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 11,000, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया 1,000 रुपये का प्रॉफिट। अब यहाँ देखो, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 11,000 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट है ये तो आपकी, और ये फिक्स कॉस्ट है 5,000 रुपये, तो इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 11,000 आ जाएगा, और यह विक्रय आपका 12,000। तो आप ये कह सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो फर्म को प्रॉफिट होता है। अब हम दूसरा लेकर चलते हैं कि मान लो फर्म कम प्रोडक्शन करे ब्रेक इवन पॉइंट से, माना कंपनी 800 इकाइयों का उत्पादन और विक्रय करती है, तो लाभ हानि कैसे ज्ञात करेगी। कुल विक्रय कितना होगा, 800 गुणा में 10, 8,000 होगा आपका। फिक्स कॉस्ट तो 5,000 होगी, कोई चेंज नहीं होगी, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4,000 हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट होगी आपकी 9,000, तो लॉस कितनी होगी आपकी 1,000। तो आप ये कह सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फर्म को न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट से कम प्रोडक्शन किया जाता है और विक्रय किया जाता है तो फर्म को लॉस होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी टेक्निक है, इसको मैंने दोनों एग्जाम्पल लेकर समझा दिया है, आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कंट्रोल थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट के द्वारा आप कंट्रोल कैसे करोगे। अभी हमने ब्रेक इवन की टेक्निक पढ़ी है, अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा कंट्रोल कैसे किया जाता है। समविच्छेद बिंदु ज्ञात हो जाने से प्रबंधकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि उत्पादन और विक्रय एक निश्चित मात्रा से नीचे चला गया हो
तो संस्था को भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रबंधक इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बाकी सभी क्रियाएं निश्चित करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट जैसे हमारा 1000 यूनिट है, तो प्रबंधक को सीधा सा ये ज्ञान हो गया है कि अगर 1000 से कम प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे तो लॉस होना ही होना है। तो इसे क्या करेंगे, वो कंट्रोल कर लेंगे मैनेजर पहले से ही, उससे प्रोडक्शन कम नहीं होने देंगे और वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ने नहीं देंगे। तो ये आज हमने क्या किया, हमारी ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी, ये हमारी चारों टेक्निक हमने कर लिया। पहले लेक्चर के अंदर हमने की थी बजटरी कंट्रोल की, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने किया ब्रेक इवन पॉइंट की, और हमने पर्सनल ऑब्जर्वेशन की और स्टैटिकल डाटा की, 3 की है सेकंड में। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दोनों लेक्चर के अंदर हमारी ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप मेरे चैनल को यहाँ तक देखते हैं आगे और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, बिना ही सब्सक्राइब किए आप उसको देख लेते हो, और सब्सक्राइब करते हो, नीचे आपके देखो रेड बटन लिखा हुआ है सब्सक्राइब में, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देखते हैं, अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं ये RK सिंगला की बुक से टीच कर रही हूँ। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो देखने के बाद रिवाइज़ आप बुक में से कर सकती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।